नमस्कार साथियों, किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, एआरओ आदि परीक्षाओं का अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पाएंगे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ पर लगातार पूछे जाते हैं। तो उसी संदर्भ में जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को शामिल करके हमने लगभग 200 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है, जहां से संसद के सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। उसी संदर्भ में आज हम संसद के ये पहले 50 क्वेश्चनों को करेंगे, जिसमें पहला है जो बीपीएससी 2005 में आया है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यहां पर भारत में जो भी लोकसभा है, लोकसभा में जो सीटें हैं, इन सीटों का जो बंटवारा हुआ है वो जनगणना के आधार पे हुआ है। जनगणना यानी कि जनसंख्या के आधार पर हुआ है, और ये जनसंख्या का आधार लिया गया था 1971। और ये कहा गया था कि 1971 में जो जनसंख्या भारत में थी, उसी जनगणना को आधार बना के राज्य लोकसभा की सीटों को राज्यों में बांट दिया जाए, और ये बांट दी गई। अब सवाल ये पूछा गया है कि ये बंटवारा जो 1971 की जनसंख्या पे आधारित है वो कब तक चलेगा। तो इसका सही आंसर है 2026 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि 84वां यानी 84वां संविधान संशोधन किया गया संविधान के द्वारा, सरकार के द्वारा 2001 में, और जिसमें कहा गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का बंटवारा 2026 तक चलेगा। यानी 2026 तक जितने भी चुनाव होंगे, लोकसभा की सीटों का बंटवारा उसी आधार पर चलेगा। तो 84वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन का आधार है वो जनगणना, और वो किस वर्ष की है? अभी हमने पढ़ा 1971 की जनगणना इसका आधार है। याद रखिएगा, 84वां संविधान संशोधन हुआ, इसने ये कहा कि जो 1971 की जनगणना हुई है उसी को आधार बना के 2026 तक के जितने भी चुनाव होंगे उसमें लोकसभा की सीटों का बंटवारा इसी आधार पर किया जाएगा। अगला 84वें, देखिए आ ही गया, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक नहीं बदली जाएगी जब तक एक विशेष वर्ष के बाद पहली जनगणना नहीं होती। यह विशेष वर्ष कौन सा है, कब तक नहीं बदली जाएगी? तो 2026 तक ये बदलाव नहीं होगा। ये 84वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 2001 में, उसके माध्यम से ये कह दिया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा की सीटों का बंटवारा राज्यों में होगा, और ये 2026 तक चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? अभी फिर हमने कहा वो भी जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या का आधार लिया गया 1971 का, ठीक है ना, और ये 2026 तक चलेगा। और 2026 तक क्यों चलेगा? क्योंकि 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक इसको मान्यता मिली हुई है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो दी गई है वह अधिकतम कितनी निर्धारित है? देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा है लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो दी गई है वह अधिकतम कितनी निर्धारित है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको बताते हैं, मूल संविधान जो था उस संविधान में अधिकतम संख्या दी गई थी 500 कि भाई अधिकतम संख्या कितनी रहेगी? 500। ठीक, उसके बाद दो हमारे पास एंग्लो इंडियन थे जो कि आंग्ल भारतीय थे। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ जो था 7वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से जो 500 थी उस संख्या को कर दिया गया 525 अधिकतम रहेगी। फिर दोबारा से एक और संविधान संशोधन होता है जो 31वां संविधान संशोधन था। इसके माध्यम से 545 कर दी गई सदस्यों की संख्या।
और ये 2 एंग्लो इंडियन लगातार चले आ रहे थे। ठीक है, जब भी चुनाव की बात आती है तो चुनावों के लिए ये वाली संख्या को शामिल किया जाता था और 2 एंग्लो इंडियन अलग से मनोनीत होते थे। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या वो थी जो अधिकतम की गई, तो अधिकतम 31वें संविधान संशोधन द्वारा 545 कर दी गई। ठीक है ना। इन 545 में से वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में केवल 543 पर ही चुनाव होता है। इसको भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो अब अगली लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जो मार्च में लगभग होंगे, वहां 543 सीटों पर चुनाव होगा। ठीक है ना। तो ये व्यवस्था थी। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो लोकसभा की सीटों की संख्या 545 होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन ये 2 जो चले आ रहे हैं, इनका भी खेल खत्म हो चुका है। अब 104वां संविधान संशोधन सरकार ने 2019 में लाया और इसमें यह कह दिया कि अब जो है आंग्ल भारतीय जो हैं, अब उनका कोई मनोनयन नहीं होगा। तो इनको अब हटा ही दिया गया है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो 545 सदस्य संख्या टोटल अधिकतम है, जिसमें से 543 पर क्या होता है, चुनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। और यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है, 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से 525 की गई थी और 31वें संविधान संशोधन के माध्यम से 545 की गई थी। इसके बाद और एक संविधान संशोधन आया था जिसमें और सीटें बढ़ी थी, लेकिन फिलहाल आप ये जानिए 545 है। अगला, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा स्पीकर आपको पता ही है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो याद रखिए, गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? महिला अध्यक्ष आपने, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो या कुछ दिन पहले न्यूज आपने सुनी हो, तो मीरा कुमार जो है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, कैसे? देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष अपने सदस्यों में से चुना जाता है। इसका सामान्य निर्वाचन होता है। सामान्य क्या होता है? निर्वाचन। यानी जो लोकसभा में सदस्य बन के आते हैं वही एक व्यक्ति में से लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को चुन लेते हैं। अब जब इसके हटाने की बारी आती है तो 2 आधार पे ये हट सकता है। पहला तो ये स्वयं ही इस्तीफा दे दे। स्वयं इस्तीफा देगा तो ये किसको देगा? ये उपाध्यक्ष को इस्तीफा देगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये किसको इस्तीफा देगा? अपने उपाध्यक्ष को। अगर ये स्वयं नहीं हटना चाहता तो जिन लोगों ने इसे निर्वाचन के लिए चुना था वही इसको सामान्य बहुमत से, अगर कह दें सामान्य बहुमत से हटा दें तो ये हट जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से कब हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर बिल्कुल नहीं। यदि लोकसभा आशय इस प्रस्ताव को पास कर दे, हाँ, लोकसभा इस आशय से इस प्रस्ताव को पास कर दे और लोकसभा के कौन वो सदस्य होंगे। यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री कोई भूमिका। यदि संसद के दोनों सदनों से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। लोकसभा के सदस्य इसको जो है अपने एक आशय से पारित कर दें कि इसको हटाना जरूरी है तो ये हट जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ठीक है ना। अगर ये स्वयं हटना चाहता है तो उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देगा। अगला, राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184, यहां पर सवाल है, जो राज्य में सरकार होती है, जो विधानमंडल में सरकारें बनती हैं, वो लोकसभा में एक अधिनियम में है, नियम है लोकसभा की संचालन प्रक्रिया का नियम 184। उसके तहत कोई भी कार्य करना पसंद नहीं करती। उसका रीजन, कारण उसका क्या है? उसका कारण यह है कि इस नियम के तहत अगर कोई वो वाद विवाद करेंगी
तो उसमें वोटिंग होगी, और वोटिंग में अगर वो हार गई तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और सरकार गिर जाएगी। तो इस आधार पे जो राज्यों में सरकार होती है वो 184 के तहत क्या है, बहस नहीं करती, क्योंकि इस बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार, यहां पूछा है क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन का क्षेत्र है, तो उसका आंसर है लद्दाख। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद रखना, आईएएस 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? अब देखिए, संसद में कहीं भी, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि कितने सत्र बुलाए जाएंगे, लेकिन संविधान में ये लिखा है कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होने चाहिए। 2 से ज्यादा हो जाए तो वो आपके ऊपर है। तो कम, यहां पूछा है कम से कम कितने सत्र बुलाए जाएंगे, तो कम से कम तो 2 बार होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो क्वेश्चन को आप समझे होंगे। अगला, 2008 में डीलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्या है? जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जो है क्या है, सीटों के रख रखाव या सीटों के क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है, तो डीलिमिटेशन कहते हैं उसको। तो डीलिमिटेशन जब यूपी में 2008 के चुनावों से पहले किया गया, तो वहां पर निर्वाचकों की संख्या यानी कि सबसे ज्यादा मतदाता जहां पर हो, उसके अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र तो गाजियाबाद है। क्या है? गाजियाबाद है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा की समान सीटें आवंटित हैं? देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा लोकसभा की सीटों का आवंटन जो है जनगणना के आधार पर किया गया है। वो भी जनगणना है 1971 की, और ये जनगणना 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2026 तक चलेगी। ये आपको समझ में आता है। यहां क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिली हैं, तो देखिए इसमें ही देख लेते हैं। पहले पंजाब राज्य को 13 सीटें मिली है। कितनी सीटें हैं पंजाब राज्य के पास लोकसभा की? 13। असम राज्य के पास हैं 14। तो ये दोनों पूछा है कि समान सीटें हैं, तो इस वाले ऑप्शन में तो दोनों के पास सीटें समान नहीं है, उस पे 13 है, उस पे 14। यहां गुजरात की और राजस्थान की बात की जाए तो देखिए, गुजरात पे हैं 26 और राजस्थान पे हैं 25, तो यहां भी समान सीटें नहीं है दोनों के पास। ठीक। अब अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें दी गई हैं। ये सीटें आपको याद रखनी है। कुछ आपके पास 10 से 12 राज्य हैं जहां पर लोकसभा की सीटें कौन कौन सी हैं, उनके आधार पर आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो याद रखनी पड़ती हैं। तो यहां मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। तमिलनाडु की बात की जाए तो 39 सीटें यहां पर शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है कि तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं और राजस्थान में भी 25 सीटें हैं। तो ये दोनों समान हैं, इसको आप याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं उनको भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा किसको मिली हैं सीटें लोकसभा की, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, इसको 80 मिली हैं। इसके बाद मैं पूछूं दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, इसको 48 मिली हैं। इसके बाद और पूछा जाए कि और किसके बाद है, तो इसके बाद है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पास 42 सीटें लोकसभा की हैं। और इसके बाद और पूछा जाए तो हमारा अपना बिहार, इसके पास 40 सीटें लोकसभा की हैं। तो ये सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है आपसे कि पहले 4 राज्य कौन से हैं। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना उससे अलग नहीं हुआ तो 17 सीटें तेलंगाना को मिली हैं, 25 इनको।
पहले इनके पास 42 सीटें थी, ठीक है ना। तो अब तेलंगाना को ये मिल गई 17 सीटें, तो कितनी बची? 25 सीटें इनके पास बची हुई हैं अभी भी। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा डी। और इसको आप याद रखना, सर्वाधिक सीटें यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। बिहार में 40। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। दूसरा है, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति लोकसभा में मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन में विचार बनाना अच्छी बात है, लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव के मन के विचार को अगर उसे लाना है तो कम से कम 50 लोकसभा सदस्य उसको क्या करें? समर्थन दें। तो यहां यही पूछा है कि लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? तो आंसर होगा 50। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2005 में भी पूछा गया है और 2015 में भी, तो ये रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? अभी आपको फिर मैंने बताया था, देखिए असम के पास 14 सीटें हैं, पंजाब के पास 13 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश के पास 25 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल के पास 42 सीटें हैं। तो अब आपको देखना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश की सीटें पुरानी लिखी हुई हैं, अब इनके पास 25 बची हैं और 17 तेलंगाना के पास हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये संख्या क्या है? ये लोकसभा की सीटों की संख्या है जो प्रत्येक राज्य में आवंटित है, और ये आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है राज्यों को, ठीक है ना। अगला, आम चुनाव 2009 में 543, देखिए मैंने कहा था 543 पर चुनाव होते हैं, निर्वाचन के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? यहां यह पूछा गया है कि 543 जो निर्वाचन हुआ था उसमें से कितने लोकसभा क्षेत्र जो है राज्यों के हैं और कितने जो है इसमें से केंद्र शासित क्षेत्रों को दिए गए हैं। तो इसमें से अगर आप बात करें, इसकी संख्या 530 होगी। क्यों? राज्यों को जो लोकसभा में आवंटित क्षेत्र दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं? 530। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितने स्थान निर्धारित हैं राजस्थान राज्य के लिए? अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान को 25 मिले हैं, गुजरात इसके पास में है, इसको 26 मिले हैं। तो यहां राजस्थान पूछा गया है, तो आंसर होगा सी। कितना? राजस्थान को कितने निर्धारित हैं? 25। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल, देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, इससे पहले भी यह भंग की जा सकती है। लेकिन यहां क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल पहले भंग की जा सकती है या बाद में बढ़ाया? हाँ, पहले भंग की जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। बढ़ाया भी जा सकता है, बिल्कुल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वो भी कौन सा? आपात स्थिति में। तो आपातकाल की स्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अब इसी के आधार पर हमें क्वेश्चन, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, बिल्कुल गलत। आपात परिस्थिति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, नहीं, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया, ये बिल्कुल सही है। यही आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक, ये भी गलत है। अब और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए, भारत में लोकसभा का कार्यकाल बिल्कुल 5वीं लोकसभा जो थी, 5वीं लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल बढ़ाया गया था 2 साल, 1 वर्ष पहले फिर 1 वर्ष
यानी कि एक एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। तो ये याद रखना है, वो लोकसभा कौन सी थी? 5वीं लोकसभा थी। आपको और ताज्जुब होगा, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि लोकसभा 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होगी, जो आज 5 वर्ष होती है। फिर इस प्रावधान को 44वें संविधान संशोधन द्वारा कम करके फिर दोबारा से 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया, 1 वर्ष में 1 बार, 1 वर्ष में 1 बार। तो आंसर इसका जो है, आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अगला, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शायद अब नहीं आता, पहले सिंपल क्वेश्चनों में आया करता था। 13/5/1952 को पहली लोकसभा गठित हुई थी, ठीक है ना। तो 1952 में ये चुनाव हुए थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? अनुसूचित जनजातियों की बात हो रही है, एसटी की। देखिए, यहां 2 क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा। अनुसूचित जातियां यानी एससी, अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी। अगर हम बात करें तो सर्वाधिक सीटें एससी के लिए उत्तर प्रदेश में 17 सीटें आरक्षित हैं, और एसटी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 सीटें आरक्षित हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एसटी की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किस में है? तो मध्य प्रदेश में है सर्वाधिक, और एससी की बात किया तो यूपी में है सर्वाधिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का आवंटन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था सर्वाधिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश 80, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 48, इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में 42, इसके बाद बिहार, बिहार में 40, इसके बाद तमिलनाडु, यहां पर 39। तो क्वेश्चन में जो पूछा जाए, जैसे पूछा जाए, पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये। तो क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में ना होता तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन में आता। तो चलिए आगे चलते हैं। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? देखिए, फिर वही पूछ लिया गया, हम पहले से फिर लिखते हैं। यूपी, यूपी में 80। ये बार बार लिखने से और बार बार बोलने से आपको याद रहेगा, ये याद। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र में है 48, 48। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है 42। चौथे नंबर पर है बिहार, यहां पर है 40। 5वें नंबर पर है तमिलनाडु, और यहां पर है 39। इसलिए बिहार और यूपी 2 ऐसे प्रांत हैं जहां 80 और 40, 120 सीटें होती हैं। यहां से राजनीति की दिशा तय होती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरे और तीसरे, तो दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा पश्चिम बंगाल। तो महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती यानी कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद, तो 1952 में बनाई गई थी, और मैंने आपको बताया था 13/5/1952। तो इसके बाद 50 वर्ष कब होंगे? 2002 को, और डेट यही, इसका मतलब ये वाला आंसर इसका होगा। ये स्टैटिक क्वेश्चन था, अब शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए।
अगला, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो वर्तमान सदस्य संख्या 543 है। हम क्वेश्चन में आंसर तो यही लगाते, क्योंकि पहले जब पेपर में आया था 2010 में तो ये आंसर था, लेकिन अभी आपको मैंने बताया 545 जो है उसमें से 2 सदस्य कौन से? एंग्लो इंडियन 104वां संविधान संशोधन था, उसके माध्यम से हटा ही दिए गए। तो अब चुनाव जो वर्तमान में हो रहा है वो 543 पर होता है। तो आगे चलिए अब, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आईएएस के 2003 में क्वेश्चन पूछा गया, केवल राज्यसभा में ही नहीं, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में, जबकि आपको पता है दोनों में लोग मनोनीत सदस्य होते हैं, वहां 2 और यहां पर 12। तो पहला सेंटेंस तो गलत हो गया। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, बिल्कुल गलत। ये तो लोकसभा में था आंग्ल भारतीय समुदाय को, इसको भी 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से खत्म कर दिया गया। ये 2019 में खत्म हो गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो गलत है ही। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधान में वर्जना, मतलब संविधान में मना नहीं है। बिल्कुल सही बात, यही सही है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो 2 इसमें शामिल हुआ हो या 12, इन दोनों में से 14 ये लोग हैं, इनको संविधान कहीं मना नहीं करता कि इनको मंत्री परिषद का पद नहीं दिया जा सकता। तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। आगे चलते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और ऐसा कर सकता है प्रधानमंत्री, पीएम चाहे तो ये काम कर सकता है, और वो राष्ट्रपति की उस पर सहमति होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी अच्छा आंसर बिल्कुल नहीं, अध्यक्ष के नहीं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल। अब यहां पर पीएम का मतलब मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल सलाह देगा पीएम राष्ट्रपति को। तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा? सी, कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर या मंत्रिमंडल की सलाह पर जो है भंग की जा सकती है लोकसभा। आगे, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है? अभी जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मूल संविधान में 500 थे, फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ 525 हुए, फिर जो है 31वां संविधान संशोधन हुआ, फिर 545 हुए। तो ये 7वां और 31वां संविधान संशोधन है वो संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो इसको आप याद रखना। अब इसमें से 2 कम हो गए, 104वां संविधान संशोधन होते हुए अब ये 545 बचे हैं। तो इसको आपको याद रखना, वो 543 यहां पर चुनाव हो रहा है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलो चलते हैं आगे। अगला, तो 7वां और 31वां संविधान संशोधन लोकसभा की सीटों में वृद्धि से संबंधित है। अगला, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि कितनी हो सकती है? 0 शून्यकाल की अवधि 1 घंटे होती है। एक सामान्य सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना, शून्यकाल की अवधि 1 घंटे होती है, जिसमें एक विशेष क्वेश्चन पूछने की विशेष इजाजत मिलती है। अगला, भारत में किस राज्य को लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? किस राज्य का? तो अभी मैंने आपको बताया यूपी में 80 लोकसभा से हैं, तो 42 राज्यसभा से हैं। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। अगला, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। गणपूर्ति का मतलब, कहीं कोरम आपको पूछ लेगा, कोरम कितना है? गणपूर्ति का मतलब, कोरम का मतलब न्यूनतम वह संख्या जिससे सदन चल सकता है। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति आए और सदन चलता रहे। तो जो कुल सदस्य संख्या होती है लोकसभा की और राज्यसभा की, उसका 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना
अनिवार्य है, तभी सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना इसको। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। स्थगन के द्वारा अगर कोई बैठक बीच में चल रही है उसको रोकना स्थगन कहलाएगा। सत्रावसान, अगर कोई सत्र चल रहा था और उस सत्र को क्या किया हमने, मतलब उसकी छुट्टी हो गई यानी सत्र की समाप्ति हो गई, तो सत्रावसान के माध्यम से भी ये बैठक समाप्त हो जाएगी। विघटन द्वारा, यदि लोकसभा का विघटन ही हो जाए तो अपने आप बैठक समाप्त हो जाएगी। तो स्थगन जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। तो ये भी आपसे याद रखना, पूछ सकता है, ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो उपरोक्त सभी के द्वारा बैठक जो है समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? देखिए ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहां पर कोई आरक्षण नहीं है। इसका मतलब यह है कि इन राज्यों में अधिकतम संख्या अनुसूचित जाति और जनजातियों की है, तो इनको स्पेशल आरक्षण नहीं दिया गया। तो आरक्षण किसको, मध्य प्रदेश में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू कश्मीर में कोई आरक्षण नहीं है अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा की सीटों के लिए। ठीक है ना, आप याद भी रखना, एक है अनुच्छेद 330, एक अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। देखिए ऊपर वाले ये लोकसभा के लिए हैं, यानी संसद के लिए। लोकसभा में SC ST का आरक्षण और 2 आंग्ल भारतीयों की मनोनयन, ये इन 2 आर्टिकल में लिखा हुआ है। 330 में लिखा हुआ है कि SC ST के लिए आरक्षण होगा लोकसभा में, और 331 में लिखा हुआ 2 आंग्ल भारतीयों को नियुक्ति होगी लोकसभा में, मनोनयन होगा। यहां पर देखिए 332 SC ST विधानमंडल में, यानी राज्यों में जो राज्य विधानमंडल होता है, यहां पर विधानसभा होती है, क्या, विधानसभा, वहां के लिए है। और 301 आंग्ल भारतीयों को विधानसभा में। अब हुआ क्या, ये वाला 333 जिसमें 1 आंग्ल भारतीय और 331 जिसमें 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में और यहां पर विधान में, इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इनका कोई भी मनोनयन नहीं होगा, तो इसको भी आप याद रखना, आगे क्वेश्चन में मिलेगा आपको। निम्न क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी? देखिए धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होगा। सबसे पहली बात तो ये लोकसभा की अनन्य पावर है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा। कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा इससे सहमत हो जाए, अगर सहमत नहीं है तो संशोधन के द्वारा फिर इसे कहां? लोकसभा में भेज देगी। लोकसभा अब चाहे तो इसको सेम पे पास करा दे तो ये पास हो जाएगा। लोकसभा चाहे तो इसके संशोधन को मान ले तब पास करा दे, तब पास हो जाएगा। अब ये दोबारा इसके पास नहीं भेजेगी। तो यही पूछा गया है कि धन विधेयक को अंगीकार करने की कौन सी विधि है जिसमें लोकसभा के द्वारा पारित हो चुका है किंतु राज्य द्वारा संशोधित किया गया है। यानी लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने क्या किया, ये सही नहीं है, इसको संशोधित करके दोबारा इसके पास भेज दिया। तो अब क्या होगा? तो अब होगा क्या कि लोकसभा चाहे तो वैसा ही पेश कर दे और चाहे तो संशोधन के माध्यम से स्वीकार कर ले। अब उसके पास ही पावर बची। तो ये राष्ट्रपति को जाएगा, बिल्कुल गलत। ये लोकसभा की बैठक में भाग लेने वाले, ये बिल्कुल गलत। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होगा, बिल्कुल नहीं।
यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार कर ले अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो ये वाला सही है बिल्कुल। आशा करता हूं ये समझ में आया। एक अच्छा क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश पीसीएस के 1994 में ये पूछा गया था। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में, देखिए अभी मैंने बताया आपको अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, ये जो है लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण, ये विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। ये दो एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो एक इंडियन, ये दोनों जो है समाप्त कर दिए गए 104वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन में एससी एसटी पूछ रहा है और पूछ रहा है लोकसभा में, तो भैया एससी एसटी लोकसभा में अनुच्छेद 330 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देगा यदि उसे प्राप्त ना हो। अगर मान लीजिए 100 वोट से, या फिर हम कह सकते हैं इसको सामान्य भाषा में 120 वोट वहां किसी क्षेत्र में पड़े, ठीक है, और 4 प्रत्याशी खड़े हुए, उनमें से एक जीतेगा और 3 हारेंगे। उन 3 जो हारेंगे, अगर इनको 1/6 यानी कि इतने वोट इसके नहीं मिलेंगे तो इनकी जमानत की गई राशि भी जब्त हो जाएगी। 1/6 इसका करेंगे तो 20 वोट आएगा। कितना आएगा? यानी कि कम से कम 20 वोट इसको मिले हों, कम से कम 20 इसको, कम से कम 20, इससे अगर कम मिलेंगे तो इनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, और इससे ज्यादा होंगे तो ये हार तो जाएंगे लेकिन जमानत राशि बची रहेगी। जमानत राशि जब्त होना एक बुरी हार यानी बड़ी हार के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से 1/6 अगर कुल मतों का अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है तो ये माना जाएगा कि उसकी जमानत राशि जब्त हो गई है और वैध मतों का 1/6 कम से कम उसे प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा के लिए चुनावों में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास न्यूनतम आयु, याद रखिए, पंचायतों के लिए 21 साल न्यूनतम आयु, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, ये न्यूनतम आयु का प्रावधान है। राष्ट्रपति के लिए 35 साल, ये न्यूनतम आयु का प्रावधान है। इसको आप याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है लोकसभा के लिए तो आंसर हो जाएगा 25। चलिए आगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास थी, अब ये नहीं है। अनुच्छेद 331 में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत कर लेते थे, लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसके माध्यम से ये संविधान संशोधन 2019 में हुआ, उसके माध्यम से ये सब खत्म कर दिया गया है। तो अब याद रखना, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्यों को अब मना कर दिया गया है। अगला, लोकसभा का नेता हमेशा जो है सरकार का जो प्रतिनिधि होता है यानी प्रधानमंत्री वो होता है। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545, आपको बताया 525 की गई थी 7वें संविधान संशोधन द्वारा, और 545 की गई थी 31वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में। ये याद रखिए आप, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगे पूछा जाएगा। अगला, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होता है जो राज्यसभा का सदस्य ही नहीं होता, वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है यानी कि सभापति होता है। ये कई बार पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा यदि उचित समझे तो आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को शक्ति दे सकती है? देखिए,
यहां अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद को है। लेकिन 249 में ये कहा गया है, जो यहां लिखा है कि यदि संकट का समय है और राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से कोई चीज पास कर दे तो राज्य सूची के विषय पर संसद क्या है, कानून बना सकती है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है ना। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा का अगर किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है या लोकसभा का किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो वो भारत में कहीं भी पंजीकृत होना चाहिए। भारत में किसी भी राज्य में हो, जहां से लड़ रहा है वहां जरूरी नहीं है। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी कहां से, वाराणसी से जीत लेते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के हैं। लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में आपने सुना होगा, वो असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो ये गलत हो जाएगा। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लाभ का पद उसके पास नहीं हो तभी, यानी 1 और 3 आंसर सही है, बिल्कुल 1 और 3 सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया, जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये याद रखना। तो राज्यसभा का जो सभापति है वो उसका सदस्य नहीं होता। अगला, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, बिल्कुल सही, यही सही है। राज्यसभा जो है हमेशा बनी रहेगी और इसके 2/3 सदस्यों का क्या है, रिटायर होते रहते हैं, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ठीक है ना। इसके सदस्य, राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव इनका नहीं होता, इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, इनका सभापति उपराष्ट्रपति पहले से ही मौजूद होता है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल अधिकार है। भारत का न्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, उसकी कार्रवाइयों में भाग ले सकता है। तो अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु। राज्यसभा के लिए तो 30, फिर मैंने आपको बताया पंचायतों की बात हो तो 21 साल, लोकसभा की बात हो 25 साल, राज्यसभा की बात हो 30 साल, राष्ट्रपति की बात हो 35 साल। न्यूनतम आयु भारत के संविधान में निर्धारित है, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए। देखो, राज्यसभा को बहुत विशेष अधिकार दिए गए। पहला 249 का मैंने आपको बताया कि राज्यसभा चाहे तो आपातकाल के दौरान संसद को यह शक्ति दे सकती है कि वो राज्य कानून बना ले, लेकिन इसके लिए इसे 2/3 विशेष बहुमत से क्या है, पास करना होगा। इसके अलावा एक और 312 अनुच्छेद है जिसमें अखिल भारतीय, ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं में वृद्धि करने की पावर राज्यसभा के पास है। ये भी 2/3 बहुमत से इसे पास करके संसद में भेजेगी, यानी लोकसभा में भेजेगी। तो शुरुआत जो हो सकती है, अनन्य शुरुआत, वो राज्यसभा को प्राप्त है। राज्य का वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन करना नहीं, ये लोकसभा के पास में होता है ये सब कुछ पावर है। संसद को राज्य सूची के विषय बनाने अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने के लिए, ये बिल्कुल सही है। राज्य सूची पर 249 के तहत और एक से अधिक यानी 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का ये क्या कर सकती है, प्रस्ताव पारित कर सकती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना, ये इसमें शामिल होता है, लेकिन प्रारंभ जो है यहां से नहीं होता।
और चुनाव आयोग की क्रियाकलापों निर्धारण करना, ये भी नहीं होगा। तो यहां पर पूछा गया संविधान द्वारा राज्यसभा को, यानी कि केवल राज्यसभा को प्राप्त प्रदान किए गए, तो वो यही है। इन पर लोकसभा जो है प्रारंभ नहीं कर सकती, इन पे सब जो है दोनों में प्रारंभ होता है। आगे चलिए अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने का शक्ति प्रदान करता है? वही 249, आर्टिकल 249, राज्यसभा के पास विशेष पावर 2/3 बहुमत से पास कर दे तो राज्यसभा के सूची पर संसद को जो है विधि बनाने के लिए ये पावर मिल जाती है। तो ये पावर है अनुच्छेद 249 में राज्यसभा के पास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, ये याद रखना, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और उसके संघों के क्षेत्र के। दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची आपको शपथ प्रतिज्ञान, और ये मैंने अनुसूची आपको कराई है पहली ही वीडियो में, तो इसको आप देख लेना। तो यहां पूछा है चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा की सीटों का, स्थानों का आवंटन या बंटवारा, इससे संबंधित है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। इसको आप याद रखिएगा कि 250 राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है। अगला, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो यहां पूछा गया कि राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व किस में प्राप्त है? तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसके बाद अगला है नहीं, 50 क्वेश्चन हमने किए। यहाँ आपको जो क्वेश्चन कराए गए उनसे इतर भी थोड़ी जानकारी मिली होगी, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अगले एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। इसके साथ ही जो अगली वीडियो होगी इसकी संसद की, वो बहुत कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होंगे उसमें, उसको जरूर देखना। आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।